now and press the bell icon. Never. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट एंड वेरी हेल्पफुल होगा। अर्थशास्त्र के जनक है। यहाँ जो पूछ रहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? जेबीसी है या मॉल्थस है, एडम स्मिथ है या जॉन रॉबिन्सन? तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे ना, इसमें जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को तो स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले देख लीजिए 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 100 प्रश्न रहेगा। इसमें से 100 प्रश्न पूरा देखिए, ना कि 1 से लेकर 60 तक देखिए और उसमें 50 ठो चुन के ओमर सीट में भर दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और जो आपको 100% कन्फर्म रहे कि नहीं इसका आंसर यही होगा उसको टिक कीजिए और उसको ओमर सीट में चिन्हित कीजिए। अगर ओमर सीट कैसे भरा जाता है तो उसका वीडियो अपलोड है। तो चलिए, पहला मेरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो एडम स्मिथ होगा। चलिए समझ गए। उसके बाद देखिए एडम स्मिथ। चलिए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का है ना प्रयोग, वो कौन किया था, यही पूछ रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग है ना, मार्शल किए, बोल्डिंग किए या केन्स किए, रैगनर फ्रिस किए। तो कौन किए थे? तो रैगनर फ्रिस किए थे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग। चलिए, क्वेश्चन मेरा 3 है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण विज्ञान है? ये दोनों क्वेश्चन का स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण विज्ञान है? ए मार्शल या पॉल सैमुएल्सन या जी.एल. मिल, एडम स्मिथ। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी लाइव चैटिंग कर सके और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा इसको अचीवमेंट कर सके। तो बताइए, ए मार्शल है, पॉल सैमुएल्सन, जेबीएल्स या एडम स्मिथ? बता दो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ए मार्शल जो है ना, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। चलिए, मानव कल्याण संबंधी का विज्ञान है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा ना, मुद्रा जो है ना उत्पत्ति का साधन नहीं है। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट 1 में भी है, 2 में 3 में भी है। चलिए, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? बताइए, आर्थिक समस्या जो मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो ये है ना, चुनाव की समस्या। क्या होगा? ये होगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन मेरा 6 है कि उत्पादन संभावना वक्र है। चुनाव उत्पादन संभावना जो वक्र है ना, तो कैसा है? अक्ष की ओर नतोदार होता है, नतोदार होती है। चलिए, 7 है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो कौन सा वक्र है जो आर्थिक समस्या दिखाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र जो है मेरा आर्थिक समस्या दिखाता है। चलिए, 8 क्वेश्चन है मेरा, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन नियम कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, 9 का बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा? कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसका उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। समझ गए? क्या होगा? 9 का आंसर सी होगा। चलिए, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है। बताइए कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है वो कौन है? तो ये गोर्सन महाराज होगा। कौन है? तो ए होगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब क्या होगा? सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, या फिर क्या होगा? तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होगा, तब उपभोक्ता संतुलन बिंदु होता है। चलिए, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। हर सेट में ये क्वेश्चन पूछे हुआ, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। कमेंट कीजिएगा तो वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, 12 का आंसर बताइए क्या होगा कि मांग फलन निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। चलिए, एफ पी एक्स। 13 मेरा, निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है? मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि में फैशन में परिवर्तन। तो इसका आराम से बताइए कि 12 का जो आंसर होगा वो 13 का आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा? डी का। किसी सामान्य वस्तु के मांग में वक्र, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है। वो ढाल जो होती है ना, वो कैसी? ऋणात्मक होती है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है? निम्न कोटि या सामान्य कोटि या उच्च कोटि, किस कोटि को घटा देते हैं? तो इसका आंसर होगा ना, वो सी होगा। वैसे देखते हैं, जो गिफिन वस्तु होगी, गिफिन वस्तु जो होती है ना, उसकी मांग हम घटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ चित्र देखिए और बताइए चित्र जो है ना वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये चित्र है ना, ध्यान से देखिएगा, पूर्णतः लोचदार मांग को है ना प्रदर्शित कर रहा है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 17 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। ए क्यू एंड ए पी क्या है? सापेक्ष लोचदार मांग को जो व्यक्त करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से हैं? तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? वो जो मांग प्रभावित करने वाला जो घटक है ना, ऑप्शन देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं ना, वस्तु की प्रकृति, कीमत, स्तर, आय स्तर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ना, डी होगा, इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वो कौन सा वक्र कहलाता है? तो बताइए कि 29 का जो आंसर होगा ना, वो क्या आंसर होगा? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। 19 का आंसर क्या होगा? एपीपी या एमपीपी या क्या होगा? ये सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, 20 उत्पादन के साधन क्या क्या है? इसका तो आप कमेंट कर दीजिए, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों सेट में है, तो इसका भी क्या होगा? ये सभी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल दीर्घकालीन या अल्पकाल से या अति दीर्घकाल से? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए कि वैसे 21 का जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा? अल्पकाल से होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, हम आगे देखते हैं 22, उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। चलिए ठीक है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत है। चलिए क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो है ना कथन पूछ रहा है जो सत्य है, तो AC इक्वल टू इसका जो डी होगा ना, AC इक्वल टू AFC प्लस ABC कथन जो सत्य है। अवसर लागत है, बताइए कि 25 का जो आंसर होगा ना क्या होगा? अवसर लागत है वह विकल्प जिसका प्रत्याग कर दिया गया हो या फिर क्या, तो इनमें से जो सभी है ना ये सभी है अवसर लागत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है। फर्म की सीमांत आगम होती है, वो क्या होती है जो कितनी भी में बेच सकती है? क्या होगा? तो शून्य होगा तब। चलिए निम्न में से कौन सही है? यहाँ पूछ रहा है सही गलत पूछ रहा है, तो AR इक्वल टू MR इसको भी स्टार्ट कर लिए, सेट 1 में 2 में दोनों में था। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। चलिए 28 है, AR प्रदर्शित करता है, तो AR क्या प्रदर्शित करता है? अगर पता है तो बता दीजिए। तो TR/Q प्रदर्शित करता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं कि फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है, वो कौन सी प्रथम शर्त है? तो MC इक्वल टू MR जो है ना प्रथम शर्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो अधिकतम जो होगा ना वो जब ये दोनों शर्त सीमांत इसका भी शर्त पूरा करेगा, ये दोनों शर्त पूरा करेगा। क्या होगा इसका आंसर? C होगा। चलिए 31 है, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियाँ है? कौन सी रीतियाँ है पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे देख रहे हैं कुल आगम कुल लागत रीति एवं सीमांत आगम सीमांत लागत रीति, तो क्या होगा इसका आंसर? C होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यता है? यहाँ मान्यता पूछ रहा है तो किसका? पूर्ति के नियम का। तो यहाँ तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं ना ये तीनों होगा। क्या होगा? ये तीनों की मान्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में क्या है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? मांग का नियम, पूर्ति की लोच, पूर्ति का नियम या पूर्ति का प्रतिफल। तो ये जो व्यक्त करता है ना क्या व्यक्त करता है? तो पूर्ति का, अन्य बात समान रहे तो जो व्यक्त करता है ना पूर्ति का नियम का। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की लोच होगी इकाई से कम, इकाई के बराबर या इकाई से अधिक, ये अनंत होगी। पता है तो कमेंट कर दिए। तो क्या होगा? इकाई से अधिक होगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, तो चित्र तो यहाँ है नहीं तो क्या चित्र प्रदर्शित करता है? इस क्वेश्चन छोड़िए 36 देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? विभेदीकृत या विक्रय लागत या बाजार की इसकी विशेषता है ना, ये तीनों जो देख रहे हैं इसकी विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो देखिए विज्ञापन तथा विक्रय की लागत है ना, ये जो है ना पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा, किस बाजार में औसत आय की सीमांत आय के बराबर होती है? औसत आय जो है ना सीमांत ये पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि वस्तु की कीमत या मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है केवल एकाधिकार में या केवल एकाधिकार प्रतियोगिता, या क्या होगा इसका आंसर? पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों में। चलिए क्वेश्चन मेरा 40 एक विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, किसका विशेषता है? 40 है कि विभेदीकृत उत्पादन विशेषता केवल एकाधिकार या केवल अल्पाधिकार, या क्या होगा इसका आंसर? पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों में। चलिए किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। तो जो है नहीं मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालिक मूल्य से, सामान्य मूल्य से या स्थायी मूल्य से। तो ये बाजार मूल्य जो होता है अति अल्पकालिक मूल्य से। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 43 है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है पूर्ण प्रतियोगिता में? तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, यहाँ ये पूछा कि शर्त नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा औसत आय बराबर सीमांत लागत। क्या होगा? ये होगा। चलिए क्वेश्चन 45 है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, वो पूर्ण लोचदार होता है तो क्या पूर्ण प्रतियोगी योगदान। क्या होगा इसका आंसर? 45 का आंसर ये होगा। चलिए 46 है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, या क्या होगा? 46 का आंसर पता है तो जल्दी सब कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो है ना क्या होना चाहिए? ये तीनों होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। संतुलन की स्थिति में तो बताइए संतुलन की स्थिति में जो है ना क्या क्या ऑप्शन में दिया? विक्रय की कुल मात्रा का बाजार पूर्ति में, तो इस तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं तीनों होगा। चलिए बताइए 48 का क्या होगा आंसर? पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ये भी शर्त पूरी होना चाहिए, ये भी शर्त पूरी होनी चाहिए। और आगे देखिए अगर ये है तो C होगा, नहीं तो आंसर इसका D होगा। इसके लिए आगे दिखना होगा, नहीं इसका जो आंसर होगा ना वो D होगा, B होगा और C होगा दोनों, यानी कि BC AR इक्वल टू MC नहीं होना चाहिए। समझे? क्या होगा इसका आंसर? D होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 49 है मेरा कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित है जहां वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति। क्या होगा इसका? वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। चलिए 50 है, प्रत्येक फर्म का श्रम उपयोग बिंदु तय तक करती है। कहाँ तक करती है? तो जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादन मजदूरी दर के बराबर हो। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, ये सब इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए और इसको स्टार्ट कर लीजिए। इसका आंसर जो होगा ना वो D होगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए 52 है मेरा, स्टॉक में देखिए स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? मुद्रा का परिणाम, धन का, गोदाम का, या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? तो उपयुक्त सभी होगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो उपभोग, विनिवेश, ये तीनों, इसका आंसर D होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना
इसका जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ना तृतीय क्षेत्र, इस क्वेश्चन पहले भी देख चुके, इसको सेट 3 में भी था, तो संचार की, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, संचार होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा परवाह नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि परवाह नहीं है, तो पूंजी जो है ना वो परवाह नहीं है। चलिए 57 है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है, तो बताइए कि कौन है, तो उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी जो है ये संगठक कौन, ये संगठक। चलिए एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है, तो ये तीनों क्षेत्र सम्मिलित होता है। देखिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है, राष्ट्रीय आय, सकल या घरेलू या इनमें से कोई नहीं, तो जो राष्ट्रीय आय है ना वो कहा जाता है। चलिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा पेज को, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, लगान, मजदूरी या फिर किसको, तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो शामिल किया जाता है ना, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याजी, सब लाभ को, सभी को शामिल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, बताइए स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो मूल्य में ह्रास कहते हैं, क्या, तो मूल्य में ह्रास कहते हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में कौन सही है, सही सुमेलन करना है, तो परियोजना व्यक्तिगत कौन सही है, यहाँ सही पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, और पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो क्या है, प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य से एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, काफी इजी, सब कमेंट कर दीजिए। ये जो कहलाता है दोहरी गणना कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर, दोहरी गणना, यानी कि बी होगा। चलिए 64 देखिए कि क्या है मेरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है कि किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो पुरानी वस्तु, क्रय विक्रय एवं मध्यवर्ती वस्तु, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। जीएनपी अस्फीतिक क्या है, जीएनपी अस्फीतिक क्या है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये होगा जीएनपी अस्फीतिक बराबर जीएनपी इंटू 100, समझ गए। मुद्रा का कार्य है, विनिमय का माध्यम है या क्या है, तो मुद्रा कार्य नहीं, इनमें से सभी कार्य जो है ये मुद्रा का कार्य, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये बताने वाली बात नहीं है। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्य विधि के लिए, तो इनमें से ये सभी है ना, ये मुद्रा का मेन जो है विशेषता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 68 देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, बैंक में जमा राशि या जनता के पास उपलब्ध है, इनमें से सभी, तो 68 का आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, 69 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है मेरा कि निम्नलिखित में कौन से जो मुद्रा का कार्य नहीं है, बताइए, विनिमय का माध्यम या फिर कीमत स्थिरता का, तो ये कीमत स्थिरता का कार्य नहीं है। चलिए रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 माप दिए, M1 में शामिल है, तो बताइए कि M1 में जो शामिल है ना वो कौन शामिल है। देखिए जनता के पास करेंसी भी शामिल है, बैंक द्वारा शुद्ध मांग जमा भी रिजर्व बैंक, तो इसका 70 का जो आंसर होना चाहिए ना वो डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी शामिल है। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी बार पूछा है, तो क्या होगा इसका आंसर, 1935 में स्थापना हुआ था। मौद्रिक नीति का संबंध है, बताइए कि मौद्रिक नीति का जो संबंध है ना वो किससे संबंध है, तो खुले बाजार की क्रिया से संबंध है। चलिए 73 है, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है, बैंक की दर के दर, ये खुले बाजार या CR इनमें से सही पता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो बैंक दर की दर। चलिए निम्न में से कौन शाख नियंत्रण गुणात्मक की विधि है, 74 का आंसर क्या होगा पता है, तो जल्दी से कमेंट करिए, बैंक दर या खुले तो बैंक दर में परिवर्तन होगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कब बैंकिंग सुधार प्रारंभ, 1991 में हुआ था। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, ये कब किया गया था, तो 1996 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, तो J.M. किन्स जो है ना इस पुस्तक के लेखक है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टाइम मत लगाइए। तो इसका जो आंसर होगा ना वो MPC प्लस MPS 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, सामूहिक मांग का जो प्रमुख घटक है व्यक्तिगत उपभोग भी है, सार्वजनिक उपभोग है, विनिमय, तो उपयुक्त सभी हो। चलिए यदि MPC इक्वल टू 0.5 हो तो K का गुणांक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो इसका आंसर बता देते हैं 1 होना चाहिए। चलिए आप सॉल्व कर देखते रहिएगा। क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है, तो ये देख रहे से क बाजार के नियम से मजदूर दर पर, ये तीनों इसका आंसर होना चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर, इनमें से सभी होगा। चलिए 82 है कि किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा है, तो ये नाम है अपूर्ण रोजगार के संतुलन के नाम से पुकारा है, किस नाम से, क्या होगा इसका आंसर बी होगा 82। चलिए 83 है, क्लासिकल विचारधारा में निम्नलिखित किस तथ्य पर आधारित किया है, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है 83 को, तो किस तथ्य पर उपयुक्त में से सभी कर दो, क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा में संभावित ढंग से बनाए रखने के लिए है, किसके अनुसार, तो ये महाराज देख रहे हैं पीगू जी है ना, इनके अकॉर्डिंग है। चलिए किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होता है, कहाँ पर स्थापित होता है, जहाँ पर AD इक्वल टू AS हो,
चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये कथन जो दिए हुआ है उसमें से सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन है कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का सिद्धांत निम्नलिखित कहाँ स्थापित होगा? तो इनमें से ये भी, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अरे, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के संतुलन स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होगा? इस दोनों में, इसमें स्थापित नहीं होगा, इसमें स्थापित नहीं होगा, लेकिन AD इक्वल टू S में स्थापित होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ये पूछ रहा है कि इस कथन सही पूछ रहा है, तो ये पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी कथन सही है। तो देखते हैं कि डी में कौन सा कथन है। तो डी में है ना उपयुक्त सभी, तो 86 का जैसे उपयुक्त सभी होगा। चलिए, कौन सा कथन सत्य है? 87 में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए इसको कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, K इक्वल टू 1/MPS। क्या होगा इसका आंसर? समझ गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, किन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया? काहन के आय गुणक, काहन के उपभोग, या क्या होगा 88 का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या है? काहन के रोजगार गुणक। चलिए 89, किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित पर निर्भर करता है? आय स्तर पर, पूंजी के सीमांत, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, या इन विनियोग की मात्रा। तो बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 90 है, इससे कथन जो पूछ रहा है ना वो सही है, सही है गलत, कौन सा कथन सही है? तो मांग की कमी रोजगार के स्तर में आएगी, ठीक है, न्यून मांग के कारण है, तो इसका जो आंसर होगा ना ये डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 91 देखते हैं कि 91 में क्या है। तो 91 है कि पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है स्फीति अंतराल, और स्फीति अंतराल ए भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या स्फीतिक अंतराल जो होगा ना ये होगा इसका आंसर। चलिए 92 है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय है? राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, या फिर ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको ठीक करने का उपाय है तो मौद्रिक उपाय है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए 93 है, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रात्मक साख पर नियंत्रण रखता है? बैंक द्वारा, खुले बाजार द्वारा, नकद कोष, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ना उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए, प्रत्यक्ष कर है, आयकर, उपहार कर, ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्ष कर है ना, आयकर भी है और उपहार कर भी है। चलिए 94 है, 95 है, भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो है ना ये 1 रुपये का नोट जारी करता है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए, पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्रतिशत, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर शामिल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी। अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है ना वो अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी उत्पादन शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर भी, सीमा शुल्क, इनमें से सभी जो है ना अप्रत्यक्ष कर है। 99 है मेरा कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में कौन सा आर्थिक कारण है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में कौन सा आर्थिक कारण है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक, व्यापार चक्र, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ना वो सी होगा, व्यापार चक्र। समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा 100, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? इसका आंसर आप देखिए, आप कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से काफी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए, आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर सेट 4 भी देखना चाहते हैं तो सेट 4 के लिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।